Hey everyone, welcome to the Unmistakable You. So we are starting the series today, which is your for the IGNOU student who are doing their graduation in BSc, specifically the CBZ program. So we are starting from the BZYCT 131 course, and for that we have already talked about that we are going to start Unit 1 today, which is your animal like protists and protozoans. सो आज जो हम इस वीडियो में जो हमारा फोकस होगा मेन वो इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टर्स सॉरी इंट्रोडक्शन का आई तो गायब ही हो रखा है। तो हम आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे किसके प्रोटोजोन्स के यानी प्रोटिस्ट के। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यानी एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के बता देती हूँ बड़ा बड़ा की इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें बताइए। उसके बाद वी विल डू द रीडिंग पार्ट। ओके, सो अगर मैं बात करूँ जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, इट मेनली टॉक्स अबाउट कि कैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनका ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो राइटिंग पे बिल्कुल भी मत जाना, बहुत बकवास है। ओके, तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हाँ, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज बताई गई है वो ये है कि जो लाइफ है वो अराउंड 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट लाइफ का जो मतलब देखा गया या माना जाता है कि वो इतने साल पहले जो पहली लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइफ है वो हमारी ओरिजिनेट हुई 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, इतने टाइम पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई। उसके बाद ये कहा गया कि जो फर्स्ट सेल था है ना, वो कौन से थे हमारे, दे वर योर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि पहली लाइफ 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो देखी थी और जो फर्स्ट सेल था उस समय वो कौन सा था हमारा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये सबसे पहले देखा गया। अब क्या हुआ कि यही जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था वो डाइवर्सिफाइड किया। उसने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन किया इवोल्यूशन के थ्रू, मतलब कि ये विभिन्न विभिन्न प्रकारों में अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुआ। ठीक है, बहुत सालों तक ये प्रोसेस चलती रही, लगभग बहुत मिलियन ईयर्स तक ये चीज होती रही। ठीक है, इवोल्यूशन होता रहा इतने साल तक, क्योंकि इवोल्यूशन होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, वी कैन नोट इट डाउन कि दिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया गेट डाइवर्सिफाइड through evolution over million of years। ठीक, उसके बाद क्या करा इसने, इसी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने जब ये बहुत सालों तक क्या होता रहा, इवॉल्व होता रहा, तो इट गिव राइज टू व्हाट इट डज, give rise to what, your single celled eukaryotic organism। ठीक है, तो आप फ्लो को समझ रहे हो कि सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आया, यानी जो हमारा पहला सेल था वो एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था। एक सेल से लाइफ स्टार्ट हुई 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और उसके बाद क्या हुआ कि यही जो सिंगल सेल था इसने बहुत सालों तक इवॉल्व किया, इवोल्यूशन के थ्रू बहुत सालों तक जब ये इवॉल्व हुआ तो इट गिव राइज टू सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही क्या इवॉल्व हुआ, हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उस समय ये भी एक्चुअल में सिंगल सेल ही था। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें
एक ही किंगडम ऐसा है जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, और वो ही हम इस चैप्टर में फोकस हमारा रहेगा मेन प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के डायटम्स हो गए, आपके डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, स्लाइम मोल्ड्स आ गए, है ना, बट मेन फोकस जो हमारा इस चैप्टर में इस यूनिट में रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोटोजोन्स पे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ना, अब ये देखो, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे एक्चुअल में ये कैसे बने, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ। वो इस तरीके से था कि ये देखो, ठीक है, दे अरोज थ्रू किससे, एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोसिस। व्हाट इज दिस एंडोसिम्बायोसिस? यानी कि ऐसा समझो कि एक लिविंग सेल है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक सेल रह रहा हो, मतलब नॉट ऑर्गेनिज्म, इट्स लाइक कि एक सेल के अंदर आपको सेल मिल जाए इस तरीके से। तो दिस इज व्हाट एंडोबायोसिस इज। क्या है कि वन ऑर्गेनिज्म lives inside the cell of other organism। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म किसमें रह रहा हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर अगर रह रहा हो, तो यानी उसे हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोसिस। अब इस एंडोसिम्बायोसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल में हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। तो इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एंडोसिम्बायोसिस का। अब हम समझते हैं कैसे और क्या। ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ। ये देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो इसको ऐसा समझो, इसका ओरिजिन देखें अगर हम, ठीक है, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि जब अर्थ पे, बहुत साल पहले की बात है, जब अर्थ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, यानी बहुत ज्यादा हो गया था, तो हुआ ये कि कुछ एनोरबिक बैक्टीरिया, यानी जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं ना, ऑक्सीजन रेस्पायर नहीं करते हैं, वो उन्होंने क्या करना शुरू करा, दे स्टार्टेड इनगल्फिंग द एरोबिक बैक्टीरिया, है ना, उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को खाना शुरू किया, क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में रह नहीं पा रहे थे, तो इसलिए दे वर डिसाइडेड टू ईट द एरोबिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनगल्फ करते हैं, और क्या करेंगे, आपका सॉरी ऑक्सीजन ब्रीद इन करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। दे आर CO2 इनटेकिंग बैक्टीरिया, कौन से, एनारोब। तो उन्होंने क्या करा कि एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, खाना शुरू कर दिया। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, इनमें क्या होता था कि ये माना जाता है कि इनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे, वो ही एंजाइम्स जो प्रेजेंट थे वो जनरेट करते थे एनर्जी। तो जब इन्होंने इनगल्फ किया इन एरोबिक बैक्टीरिया ने, किसको, इन एरोबिक बैक्टीरिया को, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो एनर्जी जनरेट कर सकते थे, इनको हमने माना एंसेस्टर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करती क्या है एक्चुअल में, यही काम तो करती है माइटोकॉन्ड्रिया, इनगल्फ करती, सॉरी एनर्जी रिलीज करती है, आपका ATP प्रोड्यूस करती है ना। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ। तो अब इनसे एक फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं कि अर्थ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, ठीक है, और क्या हुआ, हमारे जो एनएरोबिक बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड एनगल्फिंग व्हाट, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया को खाना शुरू कर दिया। अब हम इस एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे
इनके बारे में दो चीजें जानो कि यही एरोबिक बैक्टीरिया दे वर एंसेस्टर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड ऑल्सो दे हैव सम एंजाइम्स प्रेजेंट वो क्या करते थे एंजाइम्स, दे कैन जनरेट एनर्जी, ठीक है, तो वो एंजाइम्स क्या करते थे, दे कैन जनरेट एनर्जी, ठीक है। अब हम देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा गया कि वो एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू उसका जो है डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि एक सेल था उसने एरोबिक बैक्टीरिया को खाया और वही एरोबिक बैक्टीरिया बाद में जाके क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी एक सेल के अंदर विच इज योर एनएरोबिक बैक्टीरिया, एक दूसरा सेल विच इज योर एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ वी विल सी द ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले मैं लिख देती हूँ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का अगर ओरिजिन देखा जाए तो अब आप ये समझो कि अभी एनोरोबिक बैक्टीरिया थे, अब हम बात करते हैं कि कुछ एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स की, यानी जो पहले यूकैरियोट्स, यानी आप ये समझो कि हमने क्या कहा कि पहले प्रोकैरियोट बैक्टीरिया थे, उससे डाइवर्सिफाई होकर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है। तो ये जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया थे जो सबसे पहले आए थे, यानी एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स जिन्हें हम कह सकते हैं पूर्वज, वो जो है उन्होंने क्या करना शुरू करा, देखो समझते हैं, दे स्टार्टेड इनगल्फिंग द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, समझ रहे हो, मतलब उन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करना शुरू करा इन एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स ने। तो उससे क्या हुआ कि अब जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया को इनगल्फ किया तो वो क्या कर सकते थे, वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते थे, है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड मैन्युफैक्चर कर सकते थे एनर्जी की मदद से, है ना, सनलाइट की मदद से। तो ये ही जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे जिनको इनगल्फ किया था यूकैरियोट्स ने, वो क्या बन गया, हमारा क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट है। अब ये समझो कि ये जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स थे ना, ये हमारे क्या होंगे, यानी ये क्या थे, ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो प्लांट्स हो गए या फिर ग्रीन एल्गी हो गए उनके। यानी कि आप ये देखो, मैं बताती हूँ, ऐसे समझो, हमने कहा कि एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स थे, इनको हमने कहा ये हमारे, इन्होंने क्या बने, एल्गी एंड प्लांट्स। क्यों, अब देखो, पहले तो ये इनके पास ऐसी कोई फंक्शन नहीं था कि फोटोसिंथेसिस कर सके, बट व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड इनगल्फिंग, इन्होंने क्या करना शुरू किया, इनगल्फिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करना शुरू किया, और यही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या बन गए, बिकम क्लोरोप्लास्ट। यही फोटोसिंथेटिक क्या बन गए, क्लोरोप्लास्ट बन गए। अब हम बात करते हैं कि यही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या कर सकते थे, बिकॉज दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, दे कुड मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो ये चीज हम समझ गए कि सॉरी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ, अब क्या हुआ कि कुछ यूकैरियोट्स ने क्या करा था, उन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया था, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स जिन्होंने नहीं किया था, है ना, उनका भी तो कुछ होगा। तो कुछ सम यूकैरियोट्स जिन्होंने, जो कि फोटो सिंथेसिस
नहीं कर सकते थे, what they become तो वही हमारे क्या बने? वही हमारे हेटरोट्रॉप्स बने, ठीक है। एक तो मुझे अभी इस पे लिखना भी नहीं आता है ना, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से स्टाइलस इतना बेकार है कि ठीक है, पर काम चलाने के लिए अच्छा है। वो हमारे हेटरोट्रॉप्स बने। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारे हेटरोट्रॉप्स बने ना, दे आर गोइंग टू इवॉल्व नाउ। यही हेटरोट्रॉप्स क्या हुआ, ये इवॉल्व करे, दे इवॉल्व, एंड व्हाट दे फॉर्म इज योर oh shit what they formed is protozoa. what is your protozoa? it is your single celled eukaryote, है ना। तो इन्होंने ही क्या फॉर्म किया, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब ये जो प्रोटोजोआ थे, अब एक बात ध्यान से सुनो, दे आर द वन, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि आप इनका इवोल्यूशन देखो यार किस तरीके से हुआ है, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, कि जो फंक्शंस हमें परफॉर्म करने के लिए, जैसे हम हैं यू नो ह्यूमन बींग्स है ना, एनिमल्स, हमें परफॉर्म करने के लिए कितने सारे ऑर्गन्स लगते हैं, है ना। ऑर्गन्स में भी टिश्यूज है, टिश्यूज में अलग अलग सेल है, फिर वो मिलके टिश्यू बना रहे हैं, फिर एक पूरा ऑर्गन बनता है, फिर उससे पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। यानी हमें वही फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, और ये वो फंक्शन सिर्फ एक सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म कर लेते हैं। आर नॉट द इंटरेस्टिंग, है ना। मतलब दे कैन परफॉर्म, they can perform all life function within a within a single cell। देख रहे हो ना कितना ज्यादा, मतलब यू सी द लाइफ है ना, ये अर्थ कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सीक्रेट से भरी हुई है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये हमारे तो अलग अलग देखो, अलग अलग तरीके की तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता चल गया कि कैसे हमारे प्लांट्स और एल्गे थे, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट था उनका ओरिजिन हुआ, कैसे हमारे जो यूकेरियोट्स थे उसमें यू नो चेंजेस आए, और फिर वो कैसे यू नो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ, कैसे क्लोरोप्लास्ट बना। एंड हमने ये भी देखा कि कैसे वो यूकेरियोट जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं बने, वो हेटरोट्रॉप्स में कन्वर्ट हुए और प्रोटोजोन में उन्होंने इवॉल्व किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। अब पहले हम चलो थोड़ा सा इसे रीड आउट कर लेते हैं। ये देखो, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी हमारे प्रोटोजोन्स। चलो मैं ठीक है, देखो, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 3.8 टू 4 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। यानी इतने साल पहले जो है हमारी जो कि मैंने बताया भी था, लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई इतने साल पहले। द फर्स्ट सेल वर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, पहले सेल कौन से थे हमारे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, ये रहे हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये हटाओ, डाइवर्सिफाइड थ्रू इवोल्यूशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गिव राइज टू गिव राइज, वो राइज है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यानी हमने जैसे बात करी कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही थे जो इवॉल्व हुए और उन्होंने सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को दे गिव राइज टू देम। ठीक है, इवन दो वी डू नॉट नो इट एविडेंस एंड बट, नहीं ये चीज ना, ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ ये कैसा है। एक काम करते हैं ना, इसको ना हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। रुको, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सी, इन इंट्रोडक्शन, अरे सॉरी, ये है हमारा यूनिट 1 ही है ना, या यूनिट 2 है, अरे यार ये हमारी यूनिट 2 है, वेट, हाँ ये हमारी यूनिट 2 है, यूनिट 1 पे चलते हैं एंड हाँ, ये रही हमारी यूनिट 1। ठीक है, तो अब देखो, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 3.8 टू 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया।
एंड द फर्स्ट सेल्स वर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, पहले सेल कौन से थे? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, दैट डाइवर्सिफाइड थ्रू इवोल्यूशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्सिफाई किया, इवोल्यूशन हुआ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गिव राइज सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा। उसके बाद इवन दो वी डू नॉट नो फॉर श्योर हाउ एंड व्हेन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड, यानी कि हमें पता नहीं है, हम श्योर नहीं है इस चीज को लेके कि कैसे और कब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए, कब उनका ओरिजिन हुआ, पर यहाँ पे एक एविडेंस आता है विच इज योर एंडोसिम्बायोसिस। देयर इज एविडेंस विच इज योर एंडोसिम्बायोटिक बायोसिस की जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है दे अरोज थ्रू एंडोसिम्बायोसिस। ठीक, फिर हम कहते हैं कि एंडोसिम्बायोसिस क्या? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन व्हिच वन ऑर्गेनिजम्स लिव्स इनसाइड अ सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एज द ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज, अब देखो क्या होना शुरू हुआ? ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सर्टेन एरोबिक बैक्टीरिया मे हैव इनगल्फ्ड, अब क्या करा उन्होंने? जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उन्होंने वो इनगल्फ्ड बाय द लार्जर एनारोब्स। ठीक है, यानी जो एनारोब्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया? एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करना शुरू किया, दैट वर अनेबल टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीजन। हाँ, समझ में आया? दीज इनगल्फ्ड बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया हैड एंजाइम्स दैट कुड जनरेट एनर्जी। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया था जिनको इनगल्फ किया गया था, उनके पास क्या थे? एंजाइम्स थे, वो क्या जनरेट कर सकता था? एनर्जी जनरेट कर सकता था, और ये ही क्या बने? अच्छा देखो, कुड हैव बिकम द एंसेस्टर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी वी आर नॉट श्योर, बट एक एविडेंस है जो कि है एंडोसिम्बायोसिस, और जो कि हमें ये बताता है कि शायद माइटोकॉन्ड्रिया का जो एंसेस्टर है वो यही इनगल्फ एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल प्रेजेंट डे यूकैरियोट्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? जितने भी यूकैरियोट्स उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया आर मोस्टली एरोबिक। अब सुनो, सम एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स, कुछ एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स ने क्या करा? दे हैव इनगल्फ्ड द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे बैक्टीरिया उनको इनगल्फ किया, और क्या बन गया? क्लोरोप्लास्ट बन गया। कौन? यही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बिकेम क्लोरोप्लास्ट। समझ में? और ये क्या कर सकते थे? अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते थे सनलाइट से एनर्जी। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली लाइन जिसके बारे में बता रही थी कि ग्रीन एल्गी प्लांट्स एंड सॉरी कि ग्रीन एल्गी plants would have arisen from such primitive eukaryotes, यानी ग्रीन एल्गी प्लांट्स किससे अराइज हुए? इन्हीं यूकैरियोट्स से, जो कि ये प्रिमिटिव यूकैरियोट्स थे। ठीक है, जो अब हमने लास्ट में पढ़ा उसको देखते हैं एक बार, कि some of the eukaryotes that did not photosynthesize were heterotrophs, है ना? जो यूकैरियोट्स जिन्होंने क्या नहीं किया था, जो कि यूकैरियोट्स फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, वो क्या थे? हेटेरोट्रॉप्स। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, विद एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवॉल्व फर्दर। अब यही हेटेरोट्रॉप क्या हुए? फर्दर इवॉल्व फर्दर टू गिव राइज टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोट्स दैट कलेक्टिवली बिकेम प्रोटोजोआ। यही क्या बने? प्रोटोजोआ बने। Such organisms could perform all life functions within the constraint of a single cell। समझ रहे हो? एक ही सेल के अंदर। अच्छा, ये वाली लाइन देखो, इसमें नहीं बता रही, कुछ यूकैरियोट्स थे जिन्होंने फोटो सिंथेसिस जो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इनगल्फ नहीं किया था। किनको? अब जिन्होंने इनगल्फ नहीं किया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, है ना? उन्हीं को जो है हमने क्या कहा? प्रोटोजोआ कहा। वो ही मतलब इवॉल्व हुए, वो हेटेरोट्रॉप्स प्रोटोजोआ हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हमें आई होप समझ में आ चुका है। ठीक है, इतना हम देख चुके हैं। अब हम इस वाले पैर को, ये वाला जो है, ये देखो, ये इस पैराग्राफ को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चलो, ठीक, अब हम समझते हैं। ये तो हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, यहाँ से देखते हैं। देखो, मैं डायग्राम्स में दिखा देती हूँ यहाँ से। अब यहाँ देखो, ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये देखो इसको ध्यान से, कितना अच्छा डायग्राम है। इसको समझो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन दिखाया हुआ है। कौन सा? ये वाला। हाँ, ये वाला, ये देखो, ये ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया हुआ है। यहाँ समझो, एनगल्फिंग एरोबिक बैक्टीरिया, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा एरोबिक बैक्टीरिया, ये हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया, एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एंसेस्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक यूकैरियोट्स। ठीक है, दूसरा देखो, क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन क्या इनगल्फ कर रहा है? जो हमारा यूकैरियोट्स है, ये क्या है हमारे? ये यूकैरियोट्स है, ये क्या इनगल्फ कर रहे हैं? दे आर इनगल्फिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बट दे आर इनगल्फिंग, यहाँ पे क्या इनगल्फ किया था? एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया ने। यहाँ पे यूकैरियोट जो है वो इनगल्फ कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमें क्लोरोप्लास्ट मिला। देखो, ये डाइवर्स लाइफ दिखा रखे, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए, फिर हमारे प्लांट्स भी आ गए। ठीक है,
ठीक, तो ये इस तरीके से। अब हम समझते हैं, हाँ ये वाला, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि इसमें एक गलती है जो मुझे दिख रही है, तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, ये ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो, सम ऑफ द यूकैरियोट्स दैट डिड नॉट फोटोसिंथेसाइज, ये हमने पढ़ लिया। हम मेन बात करते हैं अब इसकी। दिस वन, दैट इज योर डोमेन्स ऑफ लाइफ, है ना। डोमेन्स ऑफ लाइफ, देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। यानी एक हम क्लासिफाई करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक हम देखते हैं व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ लाइफ, और ये ज्यादा बेटर क्लासिफिकेशन है। देखो कैसे हम कहते हैं देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। There are 3 domains of life. The first one is bacteria. The second is archaea. And the third one is eukarya. हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना इस थ्रू आउट दिस कोर्स, वो यूकैरिया पे ही रहेगा। यानी ये हमारा मेन डोमेन है जिसपे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कि इस यूकैरिया जो डोमेन है, इसमें हमारे सारे यूकैरियोट्स इसके अंदर ही आते हैं। कौन कौन से हैं? देयर आर 4। सबसे पहला किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटे, तीसरा फंजाई, एंड द थर्ड वन इज एनिमेलिया, फोर्थ वन इज एनिमेलिया। ठीक है, ये अगर तुम देखो, ये दोनों जो है हमारे, ये वाले, ये हमारे पता है क्या है, ये हमारे हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यानी हम कह सकते हैं सिंपल, दे आर योर प्रोकैरियोट्स, है ना। और ये जो हमारे हैं ना, दीज आर अवर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। आप समझो, मेन हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में स्पेसिफिकली प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, और प्रोटिस्टा में भी मेन फोकस हमारा रहेगा प्रोटोजोन्स के ऊपर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो हम देखते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा के अगर हम बारे में बात करें, तो ये जो टर्म है प्रोटिस्टा, वो कॉइन किया था अर्नस्ट हैकल ने इन 1866। सो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकल। term coined by Ernst, स्पेलिंग गलत हो गई है, by Ernst Haeckel, अर्नस्ट हैकल ने कब दिया था? इन 1866। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोटिस्टा है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजी। किसमें? एक्वाटिक सिस्टम। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि देखो आप ये समझो कि जो हमारे डायटम्स होते हैं, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए एक तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखते हैं और CO2 लेवल को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बड़े बड़े थोड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इन पे फीड ऑन करते हैं, तो दैट्स वाई इनको कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसके अंडर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। समझते हैं कि दे आर ecologically important in aquatic system
ठीक है। दूसरा कि ये मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी मेडिसिन वगैरह में भी इनका यूज होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि दे कॉजेज डिजीजेस, है ना, क्योंकि इसमें आप देखो ना हमारे प्रोटोजोन्स हैं और दे आर द डिजीज कॉजिंग। आप यहाँ पे देखो प्लाज्मोडियम यहाँ पे आता है ना, लेशमानिया आपका यहीं पे आता है, तो ये एंटामीबा आपका यहीं पे आता है। तो ये क्या करते हैं, दे आर द डिजीज कॉजिंग ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो दे आर क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, वेरी, मतलब कि क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड व्हाट, समझो क्या, यानी कि आप एक तरीके से समझो कि प्रोटिस्ट किसके बीच में कनेक्शन है, एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। तो ये हमें समझने में मदद करता है द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स। ठीक है। दूसरी चीज, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस, यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस देम इन अ सिंगल किंगडम। क्यों? अब आप ये समझो कि मैं अगर प्रोटोजोन्स को देखूं तो दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स, है ना, तो एनिमल्स के प्रिमिटिव माने जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं यूग्लिना को देखूं तो वहां पे आप ये देखोगे कि इट्स लाइक अ कनेक्शन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। और आप ये समझो कि स्लाइम मोल्ड्स हो गया, है ना, डायटम्स, आप ये देखो डायटम्स जो है आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, तो वो प्लांट्स के अंडर आ सकते हैं, मतलब प्लांट्स लाइक कैरेक्टर है। तो इसलिए उन्हें एक सिंगल किंगडम में प्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उनका एक अलग से किंगडम बना, क्योंकि उनके पास दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स वाले कहते हैं, जो बॉटनिस्ट होते हैं, कि ये हमारे अंडर रखने चाहिए, और जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि ये हमारे अंडर आना चाहिए। तो दे हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस देम इन अ सिंगल किंगडम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, बट उससे पहले एक थोड़ा सा रीडिंग देते हैं। ये देखो इस वाले पेज की, यहाँ से देखो ये जो फ्लो चार्ट बना है, बैक्टीरिया, आर्के, यूकैरिया और प्रोटिस्टा। देखो ये ना पूरा फ्लो चार्ट ही गलत बना है, इसको भूल जाओ तुम, मैं बताती हूँ, ये ऐसे नहीं आना था, बैक्टीरिया, आर्के एंड यूकैरिया आना था। अब हाँ, यूकैरिया देखो, यूकैरिया से ही प्रोटिस्टा दिखा रखा है। ये समझो कि ये प्रोटिस्टा एक कड़ी है किसके बीच की, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स की और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है। अब आप एक चीज समझो, द पास्ट 30 years, हाँ यार ये ना एक्सट्रेस ये सब बेकार चीज है। आप ये देखो यहाँ पे जो इनके दे आर इंपॉर्टेंट, मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और पैरासाइट्स हैं। ठीक है। क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन समझने के लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखो प्लाज्मोडियम है ना, डिजीज कॉज करता है, यू कैन सी दिस प्लाज्मोडियम। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। इट इज डिफिकल्ट, नहीं ये गलत है, देखो इसको ना वहीं से रीड करते हैं, बट आप ये डायग्राम्स देख सकते हो। ठीक है, इसको हम यहाँ से रीड करते हैं। Biologists in general now accepted that all living organisms can be placed in three broad domains in tree of the life, namely, देखो तीन, बैक्टीरिया, आर्के एंड यूकैरिया। ठीक है, ये तीन डोमेन्स हैं। अब ये देखो, इन दिस कोर्स वी विल लुक एट द थर्ड डोमेन, हम तीसरे डोमेन की बात करेंगे, विच इज योर यूकैरिया, जिसमें क्या क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा, विच इंक्लूड्स योर किंगडम प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर, अब देखो ये यूनिसेलुलर है ना, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूड प्लांटे, फंजाई एंड एनिमलिया, दैट वर द अर्लियर पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो जो ये प्रोटिस्टा है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1963। ये डाइवर्स ग्रुप है ना, मैंने जैसे बताया कि इसमें हर तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। दे आर इंपॉर्टेंट मेडिकली, ये कॉज करते हैं मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे आपका मलेरिया हो गया। ठीक है ना। दे आर क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल स्पेसिफिकली इन द एक्वेटिक सिस्टम। अब सुनो, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल, इनका स्ट्रक्चर, इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ना अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो हमने इस ग्रुप को जो है एक सिंगल हमने उसे क्या करा, एक अलग ग्रुप दिया यूकैरियोट्स का। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस देम इन अ सिंगल किंगडम व्हिच इज योर प्रोटिस्टा। पहले जिसमें हम रखते थे, पहले हम प्रोटिस्टा में रखते थे,
अब जो ये डोमेन वाला सिस्टम है, ये नया सिस्टम है, ठीक है। अब ये चीज सकते हैं कि ओवर द पास्ट 30 years molecular phylogenetic studies have led to extensive modification in the classification which is likely again change again as more evidence। देखो अब क्या होता है, जैसे जैसे हम फाइलोजेनेटिक स्टडी करते जाते हैं ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इनके पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे साल बर साल क्या होता जाता है, आपका जो क्लासिफाई करने का सिस्टम है, उनको प्लेस करने का सिस्टम है, वो चेंज होता जाता है। अब देखो इस वाले जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो हम फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, जिनको हम यूनिसेलुलर एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। Even so, because of their similarity to the animals and because most zoologists are interested in this group of organisms too, this group is treated along with the animals and thus continues to find a place in the zoology courses। ठीक है, तो अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, अब हम इसकी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स से गो थ्रू होंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम देखेंगे। तो अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोटिस्टा और द प्रोटोजोन्स, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर द प्रोटोजोन्स, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स, वाह, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स धीरे धीरे सीख जाऊंगी मैं भी, ठीक है। द फर्स्ट वन, और जो कि ऑब्वियस और दिख भी रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। व्हाट आर दे? दे आर योर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। व्हाट आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स? यूनिसेलुलर यूकैरियोट क्या होता है? देखो, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जिनके सेल के अंदर क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड। पहले तो ये खुद में सिर्फ एक सेल है, तो इनमें डायरेक्टली क्या है, आपका न्यूक्लियस दिखेगा जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नॉट लाइक बैक्टीरिया जिनके जो न्यूक्लियस उसके चारों ओर क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, या फिर हम कह सकते हैं दे हैव अ enclosed genetic material, enclosed genetic material। दूसरी चीज हम बोलते हैं कि they have membrane bound organelles, यानी membrane bound organelles। अगर एग्जांपल दें तो कौन कौन से जाएंगे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो क्या क्या आएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, डिक्टियोसोम्स। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि दे आर सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स। बट दे आर सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स considered simple, यानी हम कह सकते हैं कि ये बहुत सिंपल। अगर आप कहो कि अच्छा ठीक है, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, यार ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, देखने से भी, और इनके तो बहुत सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, सिर्फ एक ही सेल है, तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बट एट सेलुलर लेवल, at cellular level, they are
वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों बताओ? क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस इन अ सिंगल सेल। सोचो ना, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है। एक ही सेल में सारे फंक्शन जो हम में होते हैं वो सारे फंक्शन वो एक ही सिंगल सेल में कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इनके दूसरे कैरेक्टर के बारे में अगर हम पढ़े तो विच इज योर दे आर मिक्सोट्रॉप्स। व्हाट दे आर मिक्सोट्रॉप्स। मिक्सोट्रॉप्स क्या होता है? मिक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखो, दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस वाले भी आपको इसमें मिलेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। आपको इसमें वो भी मिलेंगे जो हेटेरोट्रॉप्स हैं। आपको इसमें वो भी देखने को मिलेंगे जो हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, आपको इसी में वो भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके पैरासिटिक हैं। तो इस तरीके से दे हैव अ मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दे आर, कुछ इनमें से जो है सेसाइल होते हैं, सेसाइल यानी नॉन मोटाइल, और कुछ क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। ठीक है, कुछ इनमें आपका जो है रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कैसे? बाइनरी फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। कुछ मल्टीपल फिजन करते हैं, कुछ कंजुगेशन करते हैं, कुछ बडिंग करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इनकी लाइफ साइकिल के बारे में, तो ये या कुछ आपका सिस्ट फॉर्मेशन दिखाएंगे अपनी लाइफ साइकिल में। कोई आपको होस्ट शिफ्ट होते हुए दिखेंगे कि यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। और आपको इनमें एक स्टेज दिखेगी विच इज योर ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट क्या होती हैं? दे आर द फीडिंग स्टेज, ट्रोफोजोइट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनका रिप्रोडक्शन, इनके जो लाइफ साइकिल है ना, योर रिप्रोडक्शन एंड योर लाइफ साइकिल, ये दोनों चीजें, ये जो है क्या ये जो चीजें हैं ना, ये हाईली वेरिड है। हाईली वेरिड यानी कि आपको इसमें वैरायटी दिखेगी, है ना। तो ये था, इतना ही आई थिंक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या बारे में लिखा हुआ है। हम जल्दी से एक बार इसके कैरेक्टर्स पढ़ भी लेते हैं। ओके, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मेक अप अ ग्रुप। सबसे पहला तो दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, हाँ, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सबसे पहली बात, दे आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स ट्रेडिशनली कॉल्ड प्रोटोजोआ। ये सिंपल माने जाते हैं, पर सेलुलर लेयर पे दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों? बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ सिंगल सेल दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, दे आर मिक्सोट्रॉप्स। फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्रेडेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल आर ऑल्सो हाईली वेरिड। उसमें बताया नहीं है, बट मैंने बता दिया कि रिप्रोडक्शन में आपका बाइनरी फिजन, मल्टी फिजन, बर्डिंग के थ्रू, कंजुगेशन, है ना, इन सब चीजों के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। लाइफ साइकिल में आपको अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलेंगी, इसलिए ये क्या है? हाईली वेरिड होती है ये चीजें। ठीक है, देखो, जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हैव शोन दैट सम प्रोटिस्ट आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द प्लांट्स और फंजाई और एनिमल्स देन दे आर टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे, देखो ना, आप ये समझो, अगर आप डायटम्स को देखोगे और आप प्रोटोजोन्स को देखोगे, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट अगर आप डायटम्स को देखोगे प्लांट्स के साथ, तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है। वैसे ही अगर आप प्रोटोजोन्स को देखोगे तो रेदर देन सिमिलैरिटी डायटम्स के साथ मिले जो कि उसी के किंगडम में रखा गया है, उसकी सिमिलैरिटी आपको एनिमल्स के साथ दिखेगी, है ना। तो एज अ रिजल्ट, किंगडम प्रोटिस्टा इन विच ऑल द प्रोटोजोन्स इन प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट वर प्लेस्ड हैज बीन अबैंडन्ड। मतलब कि प्रोटिस्टा को अबैंडन कर दिया एक तरीके से, मतलब अलग छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया है। एंड वेरियस लीनिएजेस ऑफ द प्रोटिस्ट आर नाउ कंसीडर्ड recognized, but the term protist is still used for the convenience। ठीक है, हम प्रोटिस्ट टर्म यूज करते हैं, बट एक्चुअल में रिकॉग्नाइज्ड अलग अलग वेरियस आप उसकी नाम देखोगे, है ना, नाम के रूप में आप इन्हें देखोगे। दूसरी चीज, ये हम कल पढ़ेंगे, ये वाला ठीक है, ये टेबल हम इस पे कल ध्यान देंगे। कि चलो अभी पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ये टेबल बना लेना, रट लेना, याद कर लेना, जो भी करना है। देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, साइज को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज द साइज। आप बस इतना लिख सकते हो कि दे आर स्मॉल, सॉरी, दे आर स्मॉल एंड दे आर लार्ज देन द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल में आप देखोगे कि नॉन सेलुलोसिक होती है प्रोकैरियोट्स की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल।
इसके बात करते हैं तो इसमें आपके सेलुलोजिक सेल वॉल दिखेगी प्लांट्स में आपको। देखो यूकैरियोट्स में भी प्लांट्स और एनिमल्स करके करा हुआ है, यहाँ तो प्रेजेंट ही नहीं होती, अब्सेंट होती है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो एंडोमेम्ब्रेन्स यहाँ पे अब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में। हायर प्लांट्स में एंडोमेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या क्या होती है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, क्या क्या आता है आपका? आपका ईआर आता है, आपकी गोल्गी बॉडीज आती हैं, आपका गोल्गी अपैरेटस यानी वैक्यूल्स आ गए, है ना, और क्या आता है आपका लाइसोसोम्स आ गए, है ना। तो ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोकैरियोट। और यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम, सिंगल सेलुलर नो हिस्टोन्स, यानी क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं आपके? सिंगल होते हैं और सर्कुलर होता है। यहाँ पे मल्टीपल और लीनियर, देखो प्लांट्स में लीनियर, मल्टीपल और लीनियर, हमारी तरह कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन्स, हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ नो हिस्टोन्स है, यहाँ पे हिस्टोन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो डिवीजन देखो कैसे कर रहे हैं, ये ए माइटोसिस के थ्रू, है ना, ए माइटोसिस, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रेयर होता है, विच इज योर थ्रू आई थिंक हम पढ़ते हैं ट्रांसडक्शन वगैरह, है ना, तो वो हम चीज बाद में देखेंगे। बट अभी आप बड़ा बड़ा समझो, इसमें कॉमन होता है, इसमें भी कॉमन है, हमें पता है एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हायर प्लांट्स में भी होता है ना। पिस्टल आपका, ओवरी आपकी, अगर मेल में देखें तो स्टैमेंस, है ना। तो इस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद राइबोसोम्स की बात करते हैं, इनमें 70s होता है, छोटा होता है, लार्जर 80s। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसके अंदर 70s, इसके अंदर भी 70s, यानी अगर इनसाइड द ऑर्गेनेली प्रेजेंट है तो 70s होगा, विच इज योर लाइक प्रोकैरियोट। बट अगर ऑन द ऑर्गेनेली या फिर आपका सेल के अंदर जो है वो मिलेगा आपको 80s, यानी ऑन द ऑर्गेनेली किसकी बात कर रही हूँ मैं? एंडोमेम्ब्रेन, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी आरईआर, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें आपका 80s राइबोसोम मिलता है, बिकॉज वो ऑन द ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, इनसाइड द ऑर्गेनेली नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिड्स एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी एब्सेंट होंगे, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है प्लास्टिड्स की, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। और अलग अलग तरीके के प्लास्टिड होते हैं ना, यानी कलर फॉर्मिंग वाले भी होते हैं जो डिफरेंट कलर्स देते हैं, वो अभी हमारा फोकस नहीं है। उसके बाद फ्लैजिला और सीलिया, देखो यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ एब्सेंट मिलेगा, यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा आपको। सीलिया आपको मिलते ही है ना, सीलिएटेड, आप सेल्स में भी पढ़ते हो, सीलिएटेड सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है। एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल थी जो हमने देख ली फटाफट से, एक बड़ा सा डिफरेंस। अब उसके बाद हम कल जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, व्हाट इज दिस फाइलोजेनी गिवन, है ना। और फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कल हमारा मेन फोकस क्लासिफिकेशन पे होगा, जो कि एक वीडियो में तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि कंप्लीट होगा, बट वी विल ट्राई, विल डू आवर बेस्ट, है ना। तो बस यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको किसी टॉपिक में या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो समझ में नहीं आया हो। तो ये तो था हमारा इग्नू का, इसके बाद मैं अपलोड करूंगी फॉर द CSIR नेट लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स। और हाँ, एक और चीज की व्हाट आई एम थिंकिंग इज, एक नई सीरीज बनाने की सोच रही हूँ जो कि है फॉर द क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो मैं बायो का जो है चैप्टर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 6, आई थिंक इट्स चैप्टर 5 नाउ, क्योंकि एक चैप्टर जो है कट चुका है, हमारे टाइम पे तो होता था, बट चैप्टर 1 था जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, आई थिंक, ठीक है। तो अभी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे उसमें देखेंगे। तो क्लास 12 के लिए, है ना, बोर्ड के बच्चों के लिए, अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड हो या जानने वाला हो, छोटा भाई बहन हो जिसे जरूरत हो, तो आपसे दिखा सकते हैं। आज या तो कल में वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज की देखो, सिर्फ बोर्ड के नहीं, अगर मैं बात करूँ नीट के एग्जाम की, तो यार मैंने नीट का एग्जाम इतनी बार दिया है, एज आई टोल्ड यू, और वो उसमें मोस्टली यार मतलब 99% सिलेबस पूरा आपका एनसीईआरटी से ही आता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर, आप अगर खुद से भी इवन पढ़ रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो। दैट्स इट यार, यही बताना था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।